हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, 2022 दिसंबर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब हमें अपनी तैयारी को धार देनी है। अब अपने पूरे सिलेबस को जल्दी से पहले कवर करना है। स्टेप बाय स्टेप हम पहले कंटेंट को देखेंगे। कंटेंट के साथ साथ पर डे हम आपको एक प्रैक्टिस प्रोवाइड कराएंगे। साथियों, उसी के संदर्भ में हम आज जुलाई 2019 का प्रीवियस ईयर सॉल्व करने चल रहे हैं। साथियों, आइए देखते हैं साइकोलॉजी के 30 कौन कौन से क्वेश्चन 2019 जुलाई में पूछे गए थे। साथियों, पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, पूछा गया था कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, प्रश्न दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे। तो आगे देखते हैं एक एक ऑप्शन क्या है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। साथियों, पूछा गया है कि ऑप्शन एक दिया गया है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। उसके बाद साथियों बात करते हैं कि प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं तथा दूसरों का अनुकरण करके सीखते हैं। उसके बाद साथियों ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है कि बच्चे जो हैं ये माने हैं पियाजे कि ये उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है इनको। उसके बाद इन्होंने ऑप्शन चौथा दिया गया है कि ये इन्होंने बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का व्यवहार करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 ये दिया गया। साथियों, जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे जो हैं इन्होंने बच्चों के संबंध में ज्ञान की बात करें तो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ बताई थी इन्होंने वो खोज बताया था। तो आप इन चारों ऑप्शन में देखिए कि खोज कहाँ या अन्वेषण से संबंधित किस ऑप्शन में बात की गई है। तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं। जीन पियाजे का कथन ही यही है कि बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान के प्रति या वो जो बच्चे हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और वो हमेशा किसी चीज़ को खोजने की, उनके अंदर किसी चीज़ को खोजने की ललक होती। तो वही चीज़ें आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिल जाएगी। तो साथियों, जो ऑप्शन नंबर 1 है यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया। साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो ये जो है इसमें पूछा गया है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम क्या से क्या तक है पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि शीर्षगामी से अधोगामी, कहने का मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर। उसके बाद पूछा गया है कि अधोगामी, दूसरा विकल्प है कि अधोगामी से शीर्षगामी यानी नीचे से ऊपर की ओर। उसके बाद तीसरा विकल्प है कि परिष्कृत अर्थात तीसरा ऑप्शन है कि परिष्कृत अर्थात स्थूल। स्थूल से मतलब होता है साथियों कि जैसे कोई भी चीज़ हो उसे हम छू सकते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को हम छू सकते हैं। किताबें हैं, किताब को हम छू सकते हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ये स्थूल होती हैं। और अगर बात हम सूक्ष्म की करें तो सूक्ष्म वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये स्थूल और सूक्ष्म में ये अंतर होता है। तो साथियों, तीसरा ऑप्शन जो है वो कह रहा है अपरिष्कृत चालक विकास तथा नेक्स्ट के लिए से परिष्कृत चालक विकास, और चौथा जो है वो परिष्कृत चालक विकास से अपरिष्कृत चालक विकास कहा गया। तो इसमें जो साथियों सही जवाब है वो परिष्कृत चालक विकास से अपरिष्कृत चालक विकास की तरफ है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर
2 का सही आंसर जो है साथियों वो ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है साथियों ये पूछ रहा है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि साथियों कि वयस्क के संक्रमण की पहल की अवस्था क्या है। मतलब आप देखेंगे कि जैसे हम ये पूछें आपसे कि किशोर, सीधे सी बात है कि ये इनके पूछने का तात्पर्य है कि एडल्ट हुड जो है या जो वयस्कता है उससे पहले की एज या उसके संक्रमण की एज क्या है, ट्रांसमिशन एज जिसे बोलते हैं, तो वो साथियों किशोरावस्था है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था। ये साथियों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये प्रश्न जो है साथियों दिया गया है कि एक बच्चा तर्क करता है कि हिंज को दवाई की चोरी करनी चाहिए। फिर ब्रैकेट में दिया है कि वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने, मतलब जो इसमें दिया गया कि दवाई को चोरी करनी चाहिए, तो वो उसने दवाई के बारे में बताया कि वो दवाई किस लिए चोरी किया था। तो वो जो दवाई चोरी किया था वो अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए किया था। फिर कह रहा है कि क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो पहली स्थिति सीधे देख लीजिए कि वह चोरी करता है, तो जब चोरी करता है तो चोरी करेगा तो उसे दंड मिलेगा। अब प्रश्न बनता है कि वो चोरी क्यों कर रहा है, चोरी करने की वजह क्या है। तो आप देखेंगे कि चोरी करने की जो वजह है वो उसकी पत्नी की जो बीमारी के लिए दवा लेनी है, इसलिए वो चोरी कर रहा है। तो ये स्थिति जो बनेगी साथियों, ऑप्शन में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो आप देखते हैं कि यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, इससे ऐसी कोई अवस्था है ही नहीं, यहाँ प्रश्न ही नहीं बनता। उसके बाद आप देखेंगे सामाजिक के बारे में, तो ये भी नहीं बनता। सार्वभौमिक, फिर दंड एवं आज्ञापालन विन्यास, साथियों ये हो सकता है। उसके बाद सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, तो सार्वभौमिक से संबंधित चीज़ें यहाँ नहीं साथियों। ये जो ऑप्शन नंबर 3 आपका है यही इस प्रश्न का आंसर है। उसके बाद साथियों प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की बात करें, पाँचवें में पूछा गया है साथियों कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने मन से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। साथियों ये कहा जाए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मौखिक संवाद बच्चे करते हैं उसको लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। तो उसे प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता कही जाती है साथियों। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। और वहीं प्रश्न बनता है कि जो बच्चे खुद से बातें करते हैं या फिर खुद से बातें करते हैं, तो इसे जीन पियाजे ने क्या कहा, तो इसे कहते हैं कि अहम केंद्रित बात। उन्होंने इस शब्द के लिए अहम केंद्रित वार्ता इस्तेमाल किया। उसके बाद साथियों आइए प्रश्न बन रहा है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित कर देना क्या कह रहा था। साथियों ये तो सीधे सी बात है कि ये जेंडर टाइपिंग है, जेंडर रूढ़िवादिता है। मतलब सीधी सी है। एग्जाम्पल देखें कि ये कहा जाए कि बाइक जो है वो एक लड़का ही चला सकता है, लड़की नहीं चला सकती। या ये कहा जाए कि खाना जो है वो एक लड़की ही बना सकती है, लड़का नहीं बना सकता है। तो ऐसी स्थितियां जब होती हैं कि किसी एक विशेष काम को किसी एक विशेष लिंग के साथ जोड़ दिया जाए, तो ये कंडीशन जो होती है वो साथियों जेंडर रूढ़िवादिता कहलाती है। 6 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा साथियों। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों वो है कि एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है देखिए साथियों दिया गया है कि उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा दिया गया है उन्हें अस्वीकार कर लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 है
कि उसकी अपेक्षा कर देनी चाहिए यानी मना कर देना चाहिए, ये दोनों चीज़ें गलत हैं साथियों। तीसरे पर भी बात करें, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत है साथियों। चौथा दिया गया है कि उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो 7वें प्रश्न का सही आंसर। सीधी सी बात है साथियों, जैसे आप देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो अब ऐसा तो है नहीं कि वो सारी चीज़ें घर से ही जानते हैं, लेकिन जो घर से सीख कर वो आए हैं उन्हीं चीज़ों को आप जब आगे बढ़ाएंगे, आप जब फॉरवर्ड करेंगे तो मतलब इंटरकनेक्ट करेंगे एक उनकी सीखी हुई बातों को और आप नई जो बातें बताएंगे तो वो सीखने में अपने आप को सहज महसूस करेंगे। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि एक शिक्षक को चाहिए कि क्या है, आइए देखते हैं। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना का अधिकतम करे, ये तो सीधे सीधे गलत हो गया साथियों, तुलना की बात करता ही नहीं। उसके बाद बात नेक्स्ट है कि वह विशेष संस्कृतियाँ या समुदाय, विशेष शब्द आ जाए साथियों तो ये नेगेटिव हो जाते हैं, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं कि आप किसी इंडिविजुअली को बढ़ावा दें, ये NCF आपकी बात ही नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तीसरे को, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नता तथा विविधता की अनदेखी जैसे शब्द जो हैं साथियों ये नेगेटिव बातें होते हैं, इनसे कोई प्रश्न ही नहीं, सही बिल्कुल ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों कि यह संप्रेषित करें कि कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करते हैं और महत्व, बिल्कुल सही साथियों। कक्षा में जितने बच्चे आते हैं, जितने धर्म से आते हैं, जितने समुदाय से आते हैं, हर धर्म समुदाय के बच्चों की भाषा और उनका स्वागत करना चाहिए। इससे अन्य बच्चे भी अन्य समुदाय और अन्य भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छूट जाएगा ऊपर, यहाँ ही एक ही देख लेते हैं साथियों। कह रहा है कि निम्नलिखित संरचनाओं में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE 2009 की बात कर रहा है साथियों। 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। एकीकृत शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का, पृथक्करण का, मुख्य धारा शिक्षण का। ये तो साथियों RTE 2009 जो है या NCF की ही बात करें तो ये दोनों जो है वो समावेशी शिक्षा की वकालत करते हैं। साथियों आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या है, किसकी यह विचारधारा है, मतलब डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये तो सीधे सीधे साथियों समावेशी शिक्षा की परिभाषा ही कह सकते हैं आप कि इसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। नीचे कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, हाँ थोड़ा बड़ा सा है, ठीक। कह रहा है साथियों कि इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रदर्शित करता है साथियों, ठीक है ना। तो आइए मिला लेते हैं। स्तंभ का दिया है जिसमें 4 चीज़ें दी गई हैं और स्तंभ खा से उसको मिलान करना। तो प्रतिभाशाली दिया गया है, फिर उसके सामने धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, उसके बाद दिया गया अधिगम आसक्तता, मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। आइए देख लेते हैं। तो प्रतिभाशाली, फिर कह रहा है कि सृजनात्मकता, इसमें आगे दिया गया सी में आसानी से विचलित होने की आदत, फिर अवधान कमी, अति शीघ्रता, सक्रियता व्यतिक्रम जो है ये शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता है। तो आइए देख लेते हैं। इसमें आप देखेंगे प्रतिभाशाली जो है ये शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, यानी आप D मिला लीजिए इसे। उसके बाद बात करें अधिगम आसक्तता की, तो अधिगम आसक्तता से मतलब ये है कि आप सीखने या आप पढ़ सकने में जो है सक्रिय अच्छे रूप से नहीं है, या आपने पढ़ने या सीखने में कमी, सक्रियता नहीं है, तो ये आपका चल जाएगा साथियों धारा प्रभाव पढ़ने में कमी के साथ, ये हो जाएगा। उसके बाद बात सृजनात्मकता की करें तो आप सृजनात्मकता को जानते ही हैं कि कुछ नई चीज़ें क्रिएट करना,
कुछ नई चीज़ों के बारे में सोचना, तो ये चीज़ें, कुछ नया समाधान करना, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी सृजनात्मकता में आ जाती हैं साथियों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद बचता है कि अवधान कमी, अति सक्रियता और व्यतिक्रम, तो ये साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मिला लीजिए 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है साथियों। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो सीटेट में प्रायः बनते हैं। ब्रांचीय टाइप के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में कई चीज़ें सम्मिलित कर देता। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें साथियों, तो इसमें आप देखेंगे ये कह रहा है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, आइए देखते हैं क्या कंडीशन इसमें दिया। कह रहा है कि शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता। साथियों ये तो नेगेटिव चीज़, मतलब तानाशाही हो गई कि अगर सारी चीज़ें शिक्षक की ही चलेगी तो बच्चा जो है वो स्वतंत्र चिंतन कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति जो है ये तो नहीं हो सका होगा। उसके बाद आ जाइए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तत्व याद करने जैसी चीज़ें कहाँ संभव है साथियों, बिल्कुल नेगेटिव चीज़। नेक्स्ट पर आ जाइए, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों, ये तो नकल करना हो गया। नकल करना करेगा बच्चा तो नई चीज़ें उसमें जनरेट कहाँ से होंगी, ये चीज़ें, ये RTA और NCF आपका इन चीज़ों की वकालत नहीं करता। इसके बाद बात करें नेक्स्ट का है कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय भाग लें, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर साथ। जब बच्चा गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेगा तो उसमें क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, वो सृजन करेगा चीज़ों का। इस तरह से उसके थिंकिंग में, उसकी रीजनिंग में परिवर्तन आएगा। ये चीज़ें जो हैं वो उसके विकास को अग्रसित करेंगी। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न के लिए के लिए एक टीचर को क्या लिया, प्रश्न के आगे पढ़ते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न नंबर 1 है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये तो चीज़ सही है। आगे भी देख लेते हैं साथियों क्या ऑप्शन, पूछने के लिए हतोत्साहित, ये तो गलत, पूछने की अनुमति, नीचे तीनों गलत, यही पहला ही ऑप्शन सही है साथियों। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है साथियों वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य भूमिका नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले प्रश्न जो हैं ये बहुत कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में साथियों, तो जहाँ नहीं देखिएगा, वैसे तो यहाँ अंडरलाइन किया है, उस पर विशेष जोर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य भूमिका नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, सार्थक अधिगम जिसके द्वारा घटित नहीं होता है। तो आइए, कंठस्थीकरण एवं स्मरण, ये तो सही बात है कि आप केवल रट लीजिए, याद कर लीजिए, उससे तो एक सार्थक अधिगम जो है वो नहीं होगा। आइए नीचे क्या, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, ये तो सही है, इससे होगा। निर्देश एवं संचालन, इससे भी होगा। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, बहुत अच्छी चीज़ है सीखने की, अधिगम, सार्थक अधिगम के लिए अन्वेषण करना। तो अगर नहीं की बात करें साथियों तो आपका 14वां जो है इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 कंठस्थीकरण एवं स्मरण जो है ये आपके सार्थक अधिगम का घटक नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है साथियों कि पूछा जा रहा है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी पूछ रहा है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, आइए देखते हैं, तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होता। बिल्कुल सही है साथियों, कहने का तात्पर्य है कि जब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच अच्छी ट्यूनिंग होती है, अच्छा तालमेल होता है, तो छात्र जो है वो
शिक्षक से डरेगा नहीं, अपनी चीज़ें अपनी बातों को कह पाएगा, तो इससे जो है वो अधिगम के लिए प्रेरित होगा। तो सीधी सी बात देख लेते हैं क्या है ऑप्शन, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होगा। ऑप्शन नंबर पहला ही है, बाकी देख लेते हैं क्या है। ये तो सही पॉजिटिव है। नीचे देखते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी, ये तो गलत हो गया। फिर उत्साह, ये भी गलत, किसी भी प्रकार प्रभाव। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पहला ही जो है इसका सही आंसर। आगे देखते हैं, बच्चों की गलतियां, प्रश्न पूछ रहा है बच्चों की गलतियों के बारे में। ऑप्शन देखते हैं, प्रदर्शित करती हैं कि वे कितने लापरवाह। आगे देखते हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अधिगम का एक भाग है जो उनके विचारों में एक अंतर, ये सही है। बच्चों की जो गलतियां होती हैं वो ये प्रदर्शित करती हैं कि बच्चा कुछ नया करने की कोशिश किया है। अब जब बच्चे ने कुछ नया करने की कोशिश की है तो उससे गलतियां स्वाभाविक सी बात है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये गलतियां जो हैं वो बच्चों के अधिगम का हिस्सा हैं और उनके विचारों में अंतर निहित होती। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका मूल्यांकन से दिया गया है। मूल्यांकन को आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कहता है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। सही, अलग गतिविधि का तो प्रश्न होता नहीं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही भाग होना चाहिए। ठीक ठाक सही। केवल नंबर से संबंधित नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। नहीं, इसमें मूल्यांकन जो होना चाहिए ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, क्योंकि जब आप सीखेंगे सिखाएंगे तो सीखने और सिखाने का ही तो मूल्यांकन होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग मानना चाहिए, ये सही होगा। 17 का सेकंड नंबर। उसके बाद बात करें 18वें का, तो 18वां जो है साथियों ये कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। ऑप्शन देखते हैं, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया हो सकता है, निष्क्रिय एवं व्यक्ति नहीं, ऑप्शन नंबर गलत, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। चलिए ठीक है, ये तो भी पॉजिटिव है। उसके बाद कह रहा है कि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया। तो ये अनुभव के आधार पर व्यवहार में होने वाली प्रक्रिया जो है ये तो अधिगम हो गई। ठीक है, अधिगम। जानकारी में के अर्जन की प्रक्रिया, ये भी अधिगम है। एक निष्क्रिय व्यक्ति पर, ये तो नेगेटिव चीज़ें हो गई। ये जो दोनों नीचे की चीज़ें हैं तीसरी और चौथे ऑप्शन में, ये तो अधिगम है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है संरचनात्मक दृष्टिकोण से। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से जो अधिगम की प्रक्रिया होगी या अधिगम होगा वो साथियों एक सक्रिय एवं सामाजिक क्रिया होगी। तो 18 को ऑप्शन नंबर ए जो है ये सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। देखते हैं क्या है स्थिति। कह रहा है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना आती है। ठीक, अब वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ऑप्शन से देखते हैं, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, इससे यह प्रदर्शित होता है। फिर कह रहा है कि संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, ये दूसरा हो गया। उसके बाद अनुवांशिकता एवं पर्यावरण, इससे आनुवांशिकता से और इस दोनों ऑप्शन से तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ सीधे मतलब संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है या संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, ये बात ये कह रहा है। तो देखिए साथियों इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न कह रहा है कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे अच्छे रूप से तैयार हैं। अब सीधी सी बात है कि अगर अच्छा प्रदर्शन वो नहीं कर पाते तो यहाँ प्रश्न
ऐसी स्थिति में ये स्थिति बनता है कि जब वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा तो प्रश्न संज्ञान पर बनता है। और फिर ये कह रहा है कि और जब वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता तो हतोत्साहित हो जाता। तो जब वो हतोत्साहित हो जाता है तो ये स्थिति बनती है कि उसके संवेग की स्थिति बनती। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं साथियों। तो यहाँ हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे कि ये संज्ञान एवं संवेग जो है वो संबंधित नहीं, यही आयोग भी माना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 20वां क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। देखते हैं। प्रभावी रूप से समस्या समाधान बनाने के, समस्या समाधान से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है कि पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को ये व्यवस्थित तरीके से समाधान लिख करके थोड़ी ना चीज़ें होंगी। फिर कह रहा है पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्न, ये भी नहीं संभव। पाठ्य याद कराने से समस्या समाधान थोड़ी ना होगा। किसी चीज़ को आपने रटवा दिया बस समस्या समाधान हो गया, ये क्षणिक होगा। एक लंबे ड्यूरेशन तक अगर चीज़ें आपको सिखानी है तो किसी चीज़ों को आप रटवा करके स्थिर रूप से नहीं रख पाएंगे। नेक्स्ट साथियों, चौथा ऑप्शन जो है वो बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित कर। हमेशा साथियों अगर प्रश्न में प्रोत्साहित जैसी चीज़ें आती हैं, अन्वेषण जैसी चीज़ें आती हैं, ये हमेशा आपके प्रश्न में संभावना बढ़ा देती है सही ऑप्शन की। तो ये आपका आ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर है साथियों। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों वो है आपका 21 नंबर। पूछ रहा है कि वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। स्वपहल व प्रयास, तो उससे साथियों अधिगमकर्ता केंद्रित विधि होगी ये सीधे सीधे साथियों। 21 का जो आंसर होगा वो आपका अधिगमकर्ता केंद्रित विधि हो जाएगी। नेक्स्ट पर आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो देखिए, कह रहा है कि वृद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखते हैं एक ऑप्शन को। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, ठीक, अभिसारी रूप से बुद्धि सोचने की योग्यता है, बिल्कुल। फिर आप देखेंगे कि बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है, ठीक। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं, ठीक। बुद्धि बहुआयामी, साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही हो जाएगा, क्योंकि जो ऊपर दिए गए तीनों चीज़ें हैं वो आपके ऑप्शन नंबर 4 में शामिल हो जाती हैं। साथियों सीटेट एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि एक ही चीज़ें ऐसा आपको लगेगा कि यहाँ से एक ही प्रश्न में कई ऑप्शन सही, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि उसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समाहित कर ले रहा है। वही ऑप्शन जो होगा वही आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। साथियों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। तो प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम जो होता है साथियों वो परिवार होता है। आगे चलते हैं, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। साथियों नेक्स्ट की बात करें तो कह रहा है कि 24वां क्वेश्चन कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि क्या है, देखते हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती। ऐसा साथियों इन्होंने कुछ नहीं कहा था।
उसके बाद बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ऐसा भी कुछ नहीं था। उसके बाद कहा है इन्होंने कि बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, तो ये सही है साथियों। उसके बाद नीचे देखते हैं क्या हो सकता है। नीचे चौथा है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों, नहीं साथियों, बच्चों की सोच जो होती है वो आपका मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ना कि गुणात्मक रूप से, और ना कि कम और बेहतर होती है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये 24वें प्रश्न का सही आंसर होगा। उसके बाद साथियों बात करें 25वें क्वेश्चन की, तो पूछ रहा है कि जेंडर क्या है। साथियों इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन जेंडर पूछ रहा है तो जेंडर जो है ये 2 क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, एक जेंडर बनता है और एक क्वेश्चन बनता है सेक्स। तो अगर बात जेंडर की जाए साथियों, तो जेंडर जब पूछा जाएगा तो जेंडर जो है ये एक सामाजिक संरचना है, और वहीं अगर सेक्स पूछा जाएगा तो सेक्स जो है साथियों ये एक बायोलॉजिकल यानी जैविक संरचना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजिंग हैं, तो यहाँ इंग्लिश में आप चले जाएंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ जेंडर और सेक्स दोनों के लिए हिंदी में एक ही शब्द इस्तेमाल करता है लिंग, और वहाँ आपको देखिए जैसे यहाँ दिया गया पहले ऑप्शन में जैविक और दूसरे ऑप्शन में सामाजिक संरचना दिया गया। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्रश्नों के लिए आप इंग्लिश में चले जाइएगा, वहाँ अगर जेंडर देता है तो जेंडर जो है ये एक सामाजिक संरचना है, और अगर सेक्स दिया रहता तो सेक्स जो है यह एक जैविक संरचना है। तो यहाँ जेंडर जो है वो कि 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है साथियों। आ जाइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें साथियों, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। आइए देख लेते हैं कि व्यापक आयामों की सही पहचान कौन सा ऑप्शन करता है। कह रहा है कि शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। नेक्स्ट संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्व। उसके बाद कह रहा है कि तीसरा शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। फिर कह रहा है कि सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व व स्व। तो यहाँ साथियों जो ऑप्शन नंबर 3 है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, ये जो है ये विकास के व्यापक आयामों की पहचान दिलाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 26वें क्वेश्चन का सही आंसर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये पूछ रहा है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में, ध्यान दीजिएगा, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही। आइए देखते हैं। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। साथियों कह रहा है कि सभी बच्चे जो हैं वो सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। बात तो सही है। आगे भी देखते हैं, ये आंसर आपका हो सकता है। फिर कह रहा है बच्चों को सीखने के लिए अप्रेरणा तथा, ध्यान दीजिएगा, केवल शब्द जहाँ होगा वो आपका नेगेटिव है और वो आंसर कभी नहीं बनेगा, तो ये तो गलत हो जाता। उसके बाद आप देखेंगे बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित सीमित कर देती हैं। चीज़ें अगर सीमित कर दी जाएंगी तो वो व्यक्ति क्रिएटिव कैसे बनेगा, उसकी थिंकिंग पावर डेवलप कैसे होगी, वो तो कुंज हो जाएगा ना, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद बात नेक्स्ट की करते हैं पुरस्कार और दंड। अधिगम प्रक्रिया में पुरस्कार और दंड बहुत अधिक आप किसी को पुरस्कृत नहीं कर सकते, इसलिए पुरस्कार और दंड ये दोनों जो प्रक्रिया है ये अधिगम में वंचित की जाती है। तो इसलिए साथियों इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद आ जाइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28वां है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, तो प्रगतिशील देखिए छोटे वयस्कों के रूप में ये तो नहीं होगा। निष्क्रिय, शब्दीकृत, खाली प्लेट, वो
पुराने ज़माने की कहानी रह गई साथियों। लेकिन जब मनोविज्ञान अपने 19वीं सदी की बात करें तो यहाँ के मनोविज्ञान में हुए आमूल चूक परिवर्तन जो है वो बच्चों को खाली स्लेट नहीं कहे, बल्कि ये कहे कि बच्चे जो होते हैं ये एक नन्हा वैज्ञानिक होते हैं, जीन पियाजे जैसे लोगों ने कहा। उसके बाद आप देखेंगे तो ये माना गया 19वीं सदी में कि बच्चे जो हैं वो सक्रिय अन्वेषक के रूप में होते हैं। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। साथियों, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, तो प्रश्न के पूछने का सेंस ये। तो लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम है साथियों, ये आपके सामाजिक गतिविधि से संबंधित। लेओ वाइगोत्स्की अधिगम को सामाजिक गतिविधि मानते थे। जीन पियाजे जो थे ये अधिगम को संज्ञानात्मक गतिविधि मानते थे। तो ये चीज़ें थी साथियों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 30, अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं। अंतिम क्वेश्चन जो है साथियों ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। मतलब ये सीधे सीधे लक्षण पूछ रहा है कि पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को का कौन सा लक्षण है। तो आइए देख लेते हैं। तो ये बात सीधे सीधे साथियों ऑप्शन नंबर डी जो है विचारों की अनुक्रमणशीलता जो है, यही जो है ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को प्रदर्शित करता है या विशेषित करता है। तो तीसरा जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। साथियों ये रहा आपके जुलाई 2019 का पेपर। हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रीवियस ईयर करा देंगे, उसके बाद कुछ नए भी क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं। तो हम इसके साथ ही साथ आपको हम साइको के अतिरिक्त भी मैथ्स की भी चीज़ें, पेडागॉजी और कंटेंट कुछ ना कुछ उपलब्ध कराएंगे। फिर उस ईवीएस के लिए भी करेंगे और आपके जो लैंग्वेजेज हैं उनके लिए भी शिक्षण में आपकी पूरी मदद करेंगे। अब की बार आपका सीटेट 100% विश्वास कीजिए कि आप निश्चित रूप से क्वालिफाई होंगे। और हाँ, सामने केबीएस की वैकेंसी की चर्चाएं चली रही हैं। अब तक तो मान लीजिए सुपर टेट प्राइमरी में नहीं कुछ रहा, लेकिन उम्मीद है कि 2023 में 24 में लोकसभा चुनाव हो तो 23 में हो सकता है कुछ वैकेंसी ये भी दें, क्योंकि पद तो खाली है ही हैं, जान ही रहे हैं आप भी। अच्छा साथियों, आप चीज़ें देखिए, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों। धन्यवाद।